टेस्ट नंबर 7 है आज। इस टेस्ट पेपर में से लगभग 5 से 7 सवाल ऐसे हैं जो निश्चित आते हैं, जिन पर निश्चित शब्द बोलते हैं, 100% बोलते हैं। उन प्रश्नों पर निशान लगा लीजिए। उन पे और जहाँ पर भी आपने ये फाइल बनाई हुई है, इनको रखने के लिए मैंने आपको बताया, जो सा भी टेस्ट पेपर होता है उसको जाकर के फाइल में रख दीजिए। पढ़ना हो वहीं से उठाइए, फिर वहीं रखिए उसको। उन पे आप अपने हिसाब से हाईलाइट कर लेना। फिर हाईलाइटर आते हैं, हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को, ताकि आपका लास्ट के समय पर समय बच सके। जो लास्ट के 1-10 दिन या 10 दिन रहेंगे आपके पास, वो इन्हीं सवालों को पढ़ने के लिए रहेंगे। केवल इन्हीं को, जो हाईलाइट वाले सवाल हैं, केवल उन्हीं पर ध्यान दीजिए फिर आप। ठीक है? ऐसा बार बार बीच में बोल दिया जाता है, बार बार बोला जाता है, तो कर रहे हैं ना ऐसा? हाँ, ऐसा करते रहिए। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए उसको, उसके बाद उसमें लिखिए थोड़ा साफ साफ। पहला सवाल है, मिस्र की सभ्यता का एक सबसे बड़ा योगदान रहा है किसमें? पिरामिडों। लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति है मोनालिसा। मोनालिसा कई बार हम बोर्ड पर दिखा चुके हैं। मोनालिसा चित्र के बारे में आप बताइए सरोज, किसने बनाया था? वेरी गुड। आप बताइए कौन से सन में चोरी हुआ था जिसके कारण ये सुर्खियों में आ गया? 1911 में। अब कहां पर है? पेरिस में। कौन से संग्रहालय में है? लूव्र म्यूजियम में। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? इनके बैकग्राउंड में क्या है? दृश्य चित्रण। ये किसका चित्र बनाया था? आप बताएं। सर कोई व्यापारी थे। हाँ, कोई धनिक व्यापारी थे, उनकी पत्नी का है, या माँ का क्या नाम था? लियोनार्डो दा विंसी की कैटरीना, या उनका चित्र हो सकता है। इसकी विशेष बात क्या है? इसकी रहस्यमयी मुस्कान है। वेरी गुड। चलिए, एक सवाल आएगा मोनालिसा से संबंधित, चाहे इसका बैकग्राउंड आ जाए, चाहे इसकी रहस्यमयी मुस्कान आ जाए, चाहे इसके चित्रकार का नाम आ जाए, है ना? एक सवाल इसमें से 100% आता ही आता है। मोनालिसा मतलब निश्चित सवाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। इसमें से एक सवाल मोनालिसा का आएगा। भारतीय मोनालिसा किसे कहा गया? वेरी गुड, बनी ठनी को। सर अभी एक कुंभ के मेले में भी एक लेडी उसको मोनालिसा कहा जाता है, उसकी तुलना। मोनालिसा किसी को कह सकते हैं जो उससे संबंधित गुण हो। हाँ, आगे देखेंगे। प्रथम भारतीय कलाशाला शुरू की गई थी मद्रास में या चेन्नई? किसी ने लिखा चेन्नई में। क्यों की गई थी? ये चेन्नई सबसे बड़ा सांस्कृतिक व शैक्षणिक केंद्र है, और वहां का जो मद्रास का प्रमुख केंद्र है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थान सन्नति किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। बसावन किस राजा का दरबारी चित्रकार था? अकबर का। अमरनाथ सहगल किसके लिए परिचित थे या प्रसिद्ध थे? कांस्य शिल्प के लिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कांस्य शिल्प के लिए। और आधुनिक मूर्तिकार हैं, लिख सकते हैं, साफ साफ लिखेंगे जो समझ में आ जाए। मूर्तिकार हैं, आधुनिक मूर्तिकार हैं, चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, और कला शिक्षक भी हैं। कला शिक्षक भी हैं, यानी ड्राइंग के टीचर हैं। जन्म हुआ था इनका पाकिस्तान में 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। और मृत्यु हुई है इनकी 28 दिसंबर 2007 को नई दिल्ली में। 28 दिसंबर 2007 को नई दिल्ली में। अमरनाथ सहगल इंपॉर्टेंट सवाल है। दीपराय चौधरी ने निर्माण किया टर्म्स ऑफ लेबर, श्रम की विजय। श्रम की विजय के बारे में
आप बताइए, आप बताएं। सर ये डीपी राय चौधरी का वो मतलब डीपी राय चौधरी की एक मूर्ति है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसमें पांच आदमियों को मतलब दिखाया गया है। इसमें गुड, आदमी की मेहनत। चलिए। इसमें कितनी आकृतियां हैं श्रम की विजय में? क्या कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। काले रंग में छपा हुआ अक्षर का मुद्रण कहलाता व्हाइट इमेज। ललित कला पाठ्यक्रमों के अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है? जो 7 नंबर सवाल है डीपी राय चौधरी का, एक सवाल यहां से आएगा भाई, 100% एक सवाल इसमें से मिलेगा। कुछ भी पूछ सकता है डीपी राय चौधरी से संबंधित। ललित कला पाठ्यक्रमों के अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है? रेखा कला। कला संस्थानों में कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? मनोभावों का, या मन में उत्पन्न भावों का, या मन में उत्पन्न उद्गम का, या मनोभावों का? कुछ भी लिखा सही करेंगे। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद में, इंपॉर्टेंट सवाल है। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है। 101% आना ही आना है, 101% आएगा ही आएगा सवाल। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। कट धातु का आशय है प्रसन्न रहना, लिखा हुआ कहना लिखिए, या बताना आदि। अगला सवाल है, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है ललित कला हेतु। कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। अब नए भी प्रकार आ गए। कौन सा? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आर्ट मैंने दिखाई थी एक बार बोर्ड पर आपको। पेंटिंग, मूर्ति, संगीत, साहित्य, सिनेमा, अब ये भी सब कला के ही अंग हैं। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? 5 आती हैं। मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, वास्तुकला, लेखन कला, फोटोग्राफी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ललित कला के अंतर्गत। डिपार्टमेंट होता है इसका फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। उपयोगी कला किससे संबंधित है? आभूषणों से। हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? काव्य कला को। यह इंपॉर्टेंट है। हीगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? स्थापत्य कला। इंपॉर्टेंट है। सर इसमें व्यावसायिक कला भी आ जाएगी ना, उपयोगी कला वाली। आभूषण बनाना व्यावसायिक कला के ही अंतर्गत आता है। हीगल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी? स्थापत्य कला। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? 4, भित्ति चित्र, लघु चित्र, कपड़े पर बने चित्र और वास्तु। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? शिला चित्रों से। भित्ति चित्र, लघु चित्र, कपड़े पर चित्र और वास्तु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? शिला चित्रों से। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? दीवार पर किया जाता है। चित्रसूत्र का उल्लेख कहां मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, सत्यदेशिक, नागर, मिश्र, 4 बताए गए हैं। सत्यवैदिक, नागर, वैदिक को वैदेशिक भी बोलते हैं, ठीक है। सत्यवैदिक, नागर, मिश्र या देशिक। चित्रसूत्र का मतलब क्या है? चित्र का मतलब है चित्रकार से है, और सूत्र का मतलब है नियम।
चित्र सूत्र, चित्रकला के नियम। चित्र सूत्र में रस कितने उल्लेखित हैं? 9। चित्र सूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? चित्र सूत्र में 3, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चित्र सूत्र में केसों के प्रकार बताए गए हैं 5। चित्र सूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लेखित हैं? 5। चित्र सूत्र में उल्लेखित वर्ण हैं 8। चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है और 35 से 43 तक लिख लीजिए इसको, 35 से 43 तक। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64। जयमंगला में आलेख्य यानी चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? 6। कौन कौन से? रूप भेद, प्रमाणनी, बाहुलावर्ण, योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग, इति चित्र, षडंगकम। अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। भाव को कौन से स्थान पर रखा गया है रूप इसमें षडंग में? कौन बताएंगे? वेरी गुड। और इसको षडंग, उसको सादृश्य को? अच्छा, हाँ, इसको लिख करके उसका रिवीजन जरूर कर लेना। इसमें से स्थान भी पूछा जा सकता है, कौन सा शब्द कौन से स्थान पर है षडंग में, रूप भेद को कौन से स्थान पर रखा गया है। समझ रहे हैं ना? इसका मैंने पहले भी बोला था, जब भी आता तब भी बोलता हूं इसको मैं। इसको लिखिए एक जगह और देख लीजिए कौन सा शब्द कौन से स्थान पर है, तो वो उसी स्थान पर रखा गया है। लेकिन यहां पर तो सब हाँ कर देते हैं, घर पे जाकर के लिखेंगे नहीं उसको। जयमंगला, अच्छा हो गया ये। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजित या हाँ बहजी। चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? 5। सर नहीं तो बताया था। नग्नजित का पूर्व का नाम क्या है? भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्नजित क्यों पड़ा? नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। संसार के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं वाल्मीकि। आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया भरत मुनि ने। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है। यह उक्ति किसमें उल्लेखित है? शुक्र नीति। सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली। पाली या त्रिपिटक। पाली या त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारी। अभी आप 40 पर ही हैं। नहीं सर, बीच में 41 का आंसर। भरत मुनि बोला था 41 में। उम्मक जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्त कर्म करते थे। यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? दिव्य व्यक्तियों के लिए। यक्ष यक्षिणी मैंने दिखाए थे बोर्ड पर। दिव्य व्यक्ति का मतलब दिव्य व्यक्ति लिखिए, देवता भी कह सकते हैं, लेकिन आप क्यों लिखेंगे वो शब्द जो बताया ही नहीं। हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्षस्थल विदीर्ण कर डाले। यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रघुवंश। कला विलास नामक पुस्तक के लेखक हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी हैं? 16। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? 64, जिसमें 32 जन उपयोगी कलाएं हैं। 64 को माना है, जिसमें 32 क्या है? जन उपयोगी कलाएं हैं। सर जिन्होंने 32 लिख रखा है सही। अरे सही है, जन उपयोगी कलाएं बता तो रहे हैं। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सोमेश्वर। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव।
महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार आता है सवाल। रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाई थी? मैं। ये है वो चित्र, सॉरी मूर्ति। किसने बनाई थी ये? मैं ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, मैं और ये मैं। कौन थे ये? शिल्पकार थे। किसकी मूर्ति है? सीता जी की है ये। क्यों बनाई गई थी? अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। इसीलिए जब सीता जी तो वहां उपस्थित थी नहीं, तो फिर क्या करा? सीता जी की मूर्ति बनवाई। मूर्ति किससे बनवाई? मैं कौन थे? शिल्पकार थे, जो किसकी मूर्तियां बनाते थे? स्वर्ण की मूर्तियां बनाते थे। किस काल की थी? रामायण काल की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है पेपर में। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? पाणिनि। आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा? नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को उल्लेखित किया है? 8 रस। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये पहले बहुत बार लिख चुके हैं इनको आप, ठीक है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, इनके बारे में बेहद डिटेल से बताया हुआ है। और जहां पर रस लिखवाए हुए हैं वहां पर एक बार चले जाना, फिर दोबारा से थ्योरी पर वहां पे देख करके उसको पढ़ लेना। जो वहां पर आपको विशेष लगे उसको फिर यहीं पे लिख लेना, ताकि आपको एक ही जगह मिल जाए फिर सारी चीजें। श्रृंगार रस आगे लिखेंगे। नाट्य शास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है लाल, पीला, श्याम। ये गहरे रंग किसमें भरे जाते थे? भयानक दृश्यों के लिए। भयानक दृश्यों के लिए इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता है सवाल ये भी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? मार्कंडेय मुनि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र का प्रकरण है? तीसरे। रूप भेद क्या है? रूप में अंतर, रूप से रूप का अंतर, रूप भेद। अब कैसे पहचानेंगे कि ये अंबिका है या ये ऊषा है? कैसे पहचानेंगे? रूप से रूप का अंतर, भेद। कैसे पहचानेंगे? ये गिलास है या ये केतली है? तो उसमें क्या होगा? रूप से रूप का अंतर। कैसे पहचानेंगे? मंदिर है या मस्जिद है? रूप का रूप से भेद, अंतर। कैसे पहचानेंगे? ये शेर है या ये लोमड़ी है? रूप से रूप का अंतर, वही है ये। भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। लावण्य योजना किसे कहते हैं? रूप राशि को। प्रमाण क्या देता है? वस्तु का ब्यौरा या साक्ष्य। सादृश्य का क्या अर्थ होता है? आकृति में समानता। वर्णिका भंग क्या है? विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। यह भी आता है पेपर में सवाल। अंतःकरण की प्रेरणा, या एक बार आ जाता सत्यम शिवम सुंदरम, इसका उत्तर। तो ये बदलता रहता, आता रहता सवाल ये भी पेपर में। एक बार इसका उत्तर आया था सत्यम शिवम सुंदरम। 69 का लिख लीजिए। अंतःकरण की प्रेरणा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। विज्ञान, दर्शन, कानून, दैनिक जीवन और धार्मिक प्रमाण। कितने रूप बताए हैं? 5। विज्ञान, दर्शन, कानून, दैनिक जीवन, प्रमाण और धार्मिक प्रमाण। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक सिर है।
माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। ताल एक सिर है। अगर नहीं लिख पा रहे थोड़ा स्लो कर देंगे, हम थोड़ा समय बचाना चाह रहे हैं आज। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? 4। आलंबन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं? विभाव के। विभाव के 2 भेद हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं? 4 हैं। अच्छा, धीरे है। सर 4 4 लिख दीजिए। संचारी भावों की संख्या बताई है 33। ये इसलिए फास्ट बोल रहे हैं, आपसे संबंधित नहीं है असल में। कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? 9। रस का प्रमुख स्रोत है आनंद। रस के संबंध में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। कला क्या है नामक लघु पुस्तिका के रचनाकार हैं टॉल्स्टॉय। एक ऐसा भी सवाल आता है, पूछी जाती है, पुस्तक पूछेगा उसकी केवल। 9वां रस का नाम बताइए। शांत रस। किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8। हाँ, वेरी गुड। और 9वां रस कौन सा जोड़ा है? हाँ, तो कई बार 9वां रस ही पूछ लेता, कई बार 9वां रस कौन सा है? शांत। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। देखो, मैंने रस बताया था आपको। रस क्या है एक बार फिर दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूं। जो रस है, ध्यान दीजिए अभी। रस क्या है? जैसे आप हैं, आप किसी जूस की दुकान पे गए, तो वहां आप बोलेंगे ना क्या पीना आपको? आपको पीना है यानी मौसमी का, तो वो उसी का तो देगा, या किसी का भी दे देगा? आपने कहा रस दे तो रस दे देगा? नहीं देगा ना। जो कहेंगे वही तो देगा वो। अब हर एक रस का स्वाद एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? अलग अलग होगा। तो ऐसे ही ये रस है, हर एक रस का स्वाद अलग है। अब जैसे वीर रस है, वीर रस है मुख्य रस है। जिन कहानियों को, चित्रों को देखने से मन में किस चीज का भाव आए? हाँ, उत्साह का, वीरता का। तो वो कौन से रस की उत्पत्ति हुई वहां पर? वीर रस की। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर कहानी सुनाई जाती है, कौन सी? हाँ, वीरों की कहानी सुनाई जाती है, ताकि हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो जाता? वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता। जब पुराने समय में राज दरबार में कवि, राज दरबारी कवि भी हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा कहानियों में और किताबों में। राज दरबारी कवियों का क्या काम था? जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वो उन कवियों को भी अपने साथ रखते थे। भाई, कवि का काम युद्ध लड़ना तो था नहीं। काम क्या था उनका? वो जब सेना हतोत्साहित होती थी तो उनको वीर रस की कविताएं सुनाया करते थे। वीर रस की कविताएं सुनने से क्या है, जो सैनिक थे उनमें जय जयकार बोलनी शुरू कर देते और सेना चली जाती थी, विजय प्राप्त करती थी। तो इसमें बहुत सारे वो प्रभावी होते हैं ये वीर रस में। जैसे वो था महाराणा प्रताप थे, जो उनका एक अच्छा सा उक्ति है, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, यानी कि वीर रस की कहानी सुनाई गई है। और ऐसे एक वो थी सुभद्रा कुमार चौहान की एक कविता थी, झांसी की रानी। क्या था उसमें? खूब लड़े बुंदेले, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कैसी कविता है? वीर रस की कविता है। इन कविताओं का, इन वाक्यों का, या इन स्लोगनों का, या इन चित्रों का एक उद्देश्य होता है। वीर रस से संबंधित चित्र तो बहुत सारे चित्र कैसे मिल जाएंगे? वीर रस से संबंधित मिल जाएंगे। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आनंदवर्धन ने। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 2 ही प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। आनंदवर्धन के अनुसार है 3। आनंदवर्धन के अनुसार पूछता है तो फिर कितने बताएंगे? 3। हाँ, वैसे कितने हैं? 2, स्वर और व्यंजन। हाँ। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है? रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना है। कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं?
आत्म तत्व और रूप तत्व, दो तत्व आवश्यक हैं। कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? चित्रकला। कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधन किया गया है? आलेखन, आलेख। पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है ताजमहल को। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? 2, भौतिक और आंतरिक, या आध्यात्मिक या सांस्कृतिक। क्योंकि आध्यात्मिक क्या है? आंतरिक ही है ये भी। कला का प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? टॉल्स्टॉय की है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है रेखा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 93-94 इंपॉर्टेंट है। दो बिंदुओं के मध्य की रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखा। अनुभूत रेखा, पहले समझ लीजिए अनुभूत को। अनुभूत को समझ लीजिए, नहीं कंफ्यूजन में रहेंगे आप। ये है अनुभूत। ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में रेखा कौन सी है? अगर एक पिलर यहां बना दिया, एक पिलर यहां बना दिया, एक पिलर यहां बना दिया, तो इनके बीच में कौन सी है? ये खेत है कोई, ये दीपहर का खेत है। एक पिलर यहाँ है, एक पिलर यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? वो दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन वो क्या है? महसूस होती है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया और एक आगे खड़ा हो गया, तो दो व्यक्ति की क्या हो गई है? लाइन नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है लाइन वहां पर। वो है अनुभूत रेखाएं। कौन सा चलेगा? ओके। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा कैसी होंगी भाई? एक पुंजीय रेखा, जैसे एक पुंज है यहाँ पर, और एक ही जगह से ही निकल रही हैं बहुत सारी रेखाएं, तो ये कैसी रेखाएं हो गई? अब इसके उदाहरण कौन बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जो मणि होती है नागमणि, वो किसमें आएगी? इसमें आएगी। हाँ, दीपा ने बताया था, वो उसमें दिखाई जाती है नाटकों में। हाँ, नागिन वाला नाटक है, उसमें दिखाई जाती है। दीपा हमें बताती रहती है, ऐसी बात है। कर्णवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। कर्णवत कौन सी है? ये रेखा कर्णवत है। ये क्या प्रदर्शित करेगी? इसे भाव मैं बता चुका हूं पहले बहुत बार। ये जो भाव है, ये किसका भाव प्रदर्शित करेगी? ये बताओ मुझे आप। ये है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत बार आ चुका है टेस्ट। अस्थिरता, वेग लिख लीजिए, तनाव, कड़कड़ाहट, कड़कड़ाहट, संघर्ष, तनाव, नाटकीयता, उत्तेजना, स्पंदन, व्याकुलता। और जहां पर ये मैंने लिखवा रखा है वहां पर बहुत ही सारे लिखे हुए हैं, ठीक है? जो आपको वहां पे अच्छे लगे उनको हाईलाइट कर लेना वहीं पर, या वहां से उठा करके यहाँ पे चिपका लेना, जैसे पेस्ट करते हैं ना कॉपी पेस्ट, वैसे यहाँ पे लगा लेना आप उनको। कोणीय या तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं असुरक्षा। कोणीय रेखा कौन सी होती है? जैसे ये है, जिनमें कोण बना हुआ हो, ठीक है? वो कैसी रेखाएं हो गई? कोणीय रेखा हो गई।
हाँ, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज क्षैतिज रेखा कौन सी है? ये है। ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। ये किसका भाव उत्पन्न करेगी भाई? किसका? विश्राम का। जब हम सोते हैं तो कैसे होते हैं? क्षैतिज। विश्राम की स्थिति में कैसे होते हैं? क्षैतिज। हाँ, तो क्षैतिज का रेखा का भाव क्या है? विश्राम, शांति। जब सोते हैं तो कैसे रहते हैं हम? बिल्कुल, हाँ, तो शांति। स्थिरता, जब हम सोते हैं तो कैसे रहते हैं? बिल्कुल, हाँ, स्थिरता। वहीं से आ गई स्थिरता। मौन, सोते हैं तो कैसे रहते हैं हम? चुप रहते हैं। अम्मिका बोल रही खर्राट रहते हैं। देख लो, अम्मिका सही से बोला करो तुम। हाँ, तो कैसे रहते हैं? स्थिर, मौन। अच्छा, पूनम लेके दिखा रही है खर्राट। उन्होंने बोला वो लेती होगी, वो सभी लेते हैं, किसी के सुनाई अच्छा। देते हैं, किसी के नहीं देते। नहीं, एक दूसरे को सुनाई नहीं देते, अपने खुद नहीं सुनाई देते। संतुलन लिख लिया भाई। ये क्षैतिज रेखा के क्या है? गुण हैं। 100% एक सवाल यहाँ से आएगा, ये समझ लीजिए 100% है। अगर आपने याद कर लिया तो आपका एक सवाल यहीं से पक्का, एक सवाल पक्का यहीं से, एक रेखा का गुण जरूर आएगा। अब वो पहचानने की बात, आप उसको पहचानेंगे कैसे? आकांक्षा का भाव प्रकट करती है लंबवत रेखा। लंबवत, लंबवत कैसी होंगी? अब ये है लंबवत। लंबवत ये कैसी रेखा है? ये लंबवत रेखा है। अब लिखिए, लंबवत का मतलब, अब जैसे हम चलते हैं तो किस रेखा में चलते हैं? हाँ, जब चलते हैं तो किसका अनुभव करते हैं हम? गौरव का। गौरव का अनुभव करते, तो लिखो तो गौरव हो गया। फिर किसका अनुभव कर रहे हैं? गौरव का, तो गौरव हो गया। और जब चलते हैं तो किसका अनुभव करते हैं हम? शक्ति का। जब शक्ति है तभी तो चल पा रहे हैं, अगर शक्ति नहीं होगी तो क्या करेंगे हम? लेटे रहेंगे। शक्ति है तो क्या खड़े खड़े होकर के चल रहे, तो किसका प्रदर्शन कर रही है? शक्ति का। फिर स्थायित्व, अगर हम पैरों पे खड़े हैं तो क्या है? हम स्थायी हैं, तो क्या किसका भाव हो गया? स्थायित्व का। लिख दीजिए स्थायित्व। आकांक्षा, आकांक्षा, हाँ वो तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब है लिखा प्रवाही रेखाएं। प्रवाही, प्रवाही रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे ये है, ये कैसी रेखाएं हैं? ये प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाओं से क्या दिखाते हैं हम? गति, गति, किसी भी चीज में गति। जैसे हवा है, नाइदर आई नॉर यू, हवा है, उसको किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम? यस, प्रवाही रेखाओं के द्वारा। अगर प्रवाही रेखाओं के द्वारा नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? व्यक्ति को, एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको कैसे दिखाएंगे कि हवा चल रही है? उसके कपड़े हिलते हुए। उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, वो उसके बाल हिलते हुए दिखाएंगे। बाल भी नहीं है तो फिर इनका सहारा लेंगे हम। अगर ये भी नहीं है तो पेड़ पौधों को दिखाएंगे। फिर क्या हुआ? पेड़ पौधों को हिलते हुए दिखाएंगे। हिलने का मतलब है एक तरफ को। क्या हुआ? सर मधु दीदी कह रही वो गंजा हुआ था। वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर सिर पे बाल भी नहीं हुए तो फिर क्या दिखे? भाव तो दिखाना ही है हमें गति का, तो किसी ना किसी तरीके से दिखा देंगे हम। प्रवाही रेखाओं में क्या होती है? सुंदरता। क्योंकि जितने भी हम आलेखन बनाते हैं कैसी रेखाओं से बनाते हैं? ल्यात्मक। और ल्यात्मक रेखाएं कैसी होती हैं? प्रवाही रेखाएं होती हैं। प्रवाही रेखाओं में क्या होती है? सुंदरता होती है। आलेखन कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। माधुर्य, गति, ये इसके गुण है। और वहां से उठा लेना जहां पर लिखवा रखा है प्रवाही रेखाओं को। अग लिखा है एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती हैं प्रसार। एक पुंजीय कौन सी होंगी? जैसे एक पुंज, कोई भी यहां से एक जगह से निकलने वाली रेखाओं को कैसी रेखा कहते हैं? एक पुंजीय रेखा कहते हैं।
इनका प्रसार क्या है? स्वच्छंदता, शोभा, अभिलाषा, स्वदेश प्रेम। अब पूछ लिया स्वदेश प्रेम कौन सी रेखा से प्रदर्शित किया जाएगा, तो कौन सी रेखा से? एक पुंजीय रेखा से। एक सवाल आता ही आता है, रेखाओं से संबंधित एक सवाल 100% आएगा, ना आने का कोई मतलब ही नहीं होता। यहां से जब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो अधिकतर टॉपिक से लेते हैं सवाल, ठीक है। तो जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है, उन पे आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? कैंडिस्की। रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है दृष्टि से। हमारी आंखें सबसे पहले किसी रूप पर पड़ती हैं, हमारी दृष्टि किसी रूप पर पड़ेगी। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? मैं आपको दिखा चुका हूं, बार बार दिखा चुका हूं ये बोर्ड पर। कितने तल दिखाई देंगे घन के? अच्छा, रह गया कोई? अच्छा, 105 रह गया। अच्छा अच्छा, गुड। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? 2, विद और अविद। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? ये भी 100% आएगा भाई सवाल। ये 106 नंबर का जो सवाल है ये 100% आता। कितने तल दिखाई देंगे? 3 होते कितने? 6। वेरी गुड। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती बहुत सारी चीजें, जो जिसने लिखा अमरूद है। 2D हैं? कौन सी? तांदूल, अच्छा। सेब, केला। हाँ हाँ। आंख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका नाम है रोड्स व कोन्स। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जहां ये मैंने लिखवा रखा है कलर का, वहां पर रोड्स और कौन्स लिखा हुआ, उसमें सब लिखा हुआ है कौन से सेट से कौन से रंग दिखाई देते हैं। तो वो भी यहाँ पे सेव कर लेना, बस वो बताना नहीं है, वो अपना मेहनत करिए उसके लिए। जहां पे मैंने लिखवा रखा वहां से उठा करके वहां पे लगा दीजिए। कौन से सेट से कौन से दिखाई देते हैं, लंबा विषय है। सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या है? विबग्योर। विबग्योर। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं पीली, नीली, लाल। क्रम कोई भी रखो। इनको प्राथमिक रंग भी बोलते हैं। ये भी सवाल 100% आता भाई, ये भी सवाल 100% मिलेगा आपको पेपर में। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं नीली, पीली, लाल, या लाल, पीली, नीली। पूछ लिया जाता है निम्नलिखित तरह से प्राथमिक रंग हैं। प्राथमिक रंग है, 100% सवाल आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से छांटना। क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन होंगे ये 3 ही उसमें। इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता। बहुत बार पढ़ चुके हैं। मान क्या है? किसी रंग में सफेद रंग मिलाने से उसका मान। वेरी गुड। किसी भी मुख्य रंग में सफेद रंग मिलाने से उस रंग का मान बढ़ जाता है। और घटता कैसे है मान? हाँ, किसी भी मुख्य रंग में काला रंग मिलाने से उसकी क्या है? हाँ, घट जाता है। और सघनता क्या है? रंग में मतलब गहरा। अच्छा, दीपा बताएंगी भाई। दीपा बोल रही है ज्यादा, ये बताएंगी पहले। किसी भी रंग की शुद्धता सर, प्योरिटी। जैसे ये है, ये इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? विरल। अब और ज्यादा विरल। अगर यही सारे उठा करके मैंने एक जगह रख दिए, ये क्या हो गए? अगर इस सघनता को बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा एकदम से? हाँ बिल्कुल, वो हो गया सघन। जैसे एक बगीचा लगाया आपने, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। एक बगीचा लगाया, उसमें एक पेड़ लगा दिया तो वो क्या हो गया? एक ही। अभी 2 लगा दिए तो हो गया अभी विरल, अलग अलग है। 3 लगा दिए अभी भी विरल है। अगर उसमें 10 लगा दिए तो कैसे हो गया? वो सघन। यानी कि जहां बहुत सारे पौधे हैं वो हो गया सघन वन, जहां कम पौधे हैं वो हो गया विरल वन। विरल बिखरा हुआ, सघन जुड़ा हुआ, बहुत सारा।
जैसे अब हम आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप कैसे हैं? अगर यहाँ 2 ही स्टूडेंट होते तो कैसे होते? वेरी गुड, अब तो समझ गए आप। यानी तुरंत उसका उत्तर हमारे दिमाग में आ गया, समझिए आप तैयारी के सही दिशा में चल रहे हैं एकदम से। कौन सा चल रहा है भाई? 112। अच्छा, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले रंग में। हम ऐसा मानते हैं। ऐसा है। हाँ, होती सभी रंगों में, लेकिन पीले रंग को मानते हैं। पीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगर पेपर में आएगा तो आप पीले पे निशान लगाना। श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? न्यूटन आइजक। 100% पेपर में आता भाई, न्यूटन आइजक। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है टिंट। ऑस्टवर्ल्ड आदर्श व्रत में रंगतें हैं। रंगतें पूछ रहा है तो कितनी है? 24। अगर रंग पूछता तो कितने होते? 8। हाँ जी, अलग अलग है। अभी देख लीजिए, एक बार बता देते हैं। आएगा 100% आएगा सवाल ये। मधु जी, 100% आएगा सवाल पेपर में, इसलिए इसको देख लीजिए। अब आप 8 भी रहेगा, 24 भी रहेगा। हंड्रेड 100% आने वाला सवाल है, समझ लो आज ही आपका पक्के हो गए। इसको हम बांट देंगे कितने में? 8। 8 प्लस 8 प्लस 8 8 8 8 कितने हो गए? बराबर 24। अगर रंगतें इसमें पूछता है, रंगतें कितनी है? 24। अगर रंग पूछता है तो वो कितने हैं? 8। रंगत 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 कितनी है? ये हो गई 24। अगर रंग पूछ रहा है तो रंग कितने हैं? 8। ये 3 भागों में बटा हुआ है। 8 8 8। रंग कितने? 8 और रंगतें 100% आएगा। एक सवाल निश्चित मिलेगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यानी बहुत ज्यादा फास्ट इसका उत्तर नहीं देंगे, नहीं तो ये क्या गलत होने के चांस रहते हैं इस सवाल के। जैसे उसमें बस एक ही चीज पढ़नी है। कई बार हमारे दिमाग में बसा रहता है, हाँ होता रंगत है, दिखाई हमें क्या देता? रंग दिखाई देता रहता, रंग दिखाई देता रहता। जब ऐसी स्थिति आती तो हमें तुरंत कहाँ जाना चाहिए? इंग्लिश वाले पोर्शन पर। ठीक है, हमारा दिमाग फिर वहीं आ जाता। कई बार हम खुशी के कारण हमें वही दिखाई देता जो हमारे दिमाग में छप रहा है। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हर चीज में हमें वही दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं करिएगा, पेपर में ऐसा ही होता है। कौन सा है? 117। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं विरोधी वर्ण। पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? पहले कई बार आ चुका टेस्ट में। बैंगनी। 5 गुणा 1014 हर्ट्ज गुणा 1014 हर्ट्ज। और तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये भी एक सवाल आएगा इसी तरीके का, या लाल का पूछेगा या पीले का पूछेगा, सॉरी बैंगनी का पूछेगा। लाल और बैंगनी में से किसी का पूछेगा। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, इसीलिए उसको कैसी प्रकाशित तान मानते हैं। और लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। लिख लीजिए ये। इसीलिए जो सिग्नल होते हैं ट्रेन के वो लाल ही रंग के होते हैं, उसमें कंपन गति
कम होती है, सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। शीत वर्ण कौन सा है? हरा, नीला। शीत वर्ण किसे कहेंगे? सिंपल। जो आंखों को सुकून दे। ओह, सही तो सही बता रहे हैं मम्मी। सही बता रही है, आंखों को सुकून दे। सर ठंडक कर। ठंडक दे, सुकून दे, शीतलता हाँ, प्रदान। शीतलता प्रदान करे। जिन रंगों को देर तक देखने से आंखों को शीतलता प्राप्त हो, वो कैसे रंग की श्रेणी में आएंगे? ठंडे रंग की श्रेणी में आएंगे। जैसे जब पुराने समय में आंखें बनती थी तो एक हरे कलर की पट्टी टांगी जाती थी, यहाँ पर बांधी जाती थी आंख के ऊपर। किसी ने देखा होगा? अब से पहले कम से कम मैं समझता हूँ 25 से 25 साल पहली बात है। सब तो काले चश्मे देते हैं। काले चश्मे देते हैं। हाँ, अब तो काले चश्मे दे देते हैं, लेकिन पहले चश्मे नहीं, वो एक पट्टी टांगी जाती थी हरी। क्यों? तो वो ठंडे कलर की होती थी, ठंडे रंग। गर्म रंग कौन से होते हैं? जो रंग देर तक देखने से आंखों को थकावट महसूस हो या चुभन का एहसास हो, वो रंग गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे लाल, पीला, नारंगी। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं अग्रगामी रंग, कहते हैं उनको, अग्रगामी। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। हल्की तान और गहरी तान। तान का मान घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। घटाने के लिए क्या मिलाते हैं? सफेद रंग। घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए घटाने के लिए काला। और बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, मधुसूदन सर को पता ही न चलने का, कैसा बता दूं मैं? मैंने सोचा था कि बढ़ाने। तान के भेद हैं प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया। पोत क्या है? धरातल की बनावट है। पोत क्या है? धरातल की बनावट है। अब बनावट कैसी भी हो सकती है। जैसे बनावट विभिन्न तरीके की हो सकती है। देखिए भाई, सुनिए, जो रस है, एक मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिए। अब ये पेपर तो हो गया आपका, 125 सवाल पूरे हो गए। पहली बात तो प्रसन्न रहिए, अच्छे से प्रसन्न रहिए। दबाव नहीं मानिए अपने ऊपर, किसी भी चीज का दबाव मत मानिए, ना तो पढ़ाई का और ना ही किसी भी चीज का। अगर हम किसी चीज से दबाव महसूस कर रहे हैं तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। किसी अधिकारी के ऊपर बार बार दबाव डाले जाओगे तो उस काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप हैं भाई, आप भी अधिकारी बनने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही। तो आपके ऊपर, अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं करिए किसी भी चीज़ का, पढ़ाई का भी नहीं। जितना कर सकते हैं आसानी से करिए। मैंने एक रस पढ़ाए थे अभी। रस में क्या है? जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, मैंने पहले जब रस पढ़ाए थे तो एक पिक्चर दिखाई थी, किसी ने देखी हो, याद हो? जो पिक्चर थी उसमें एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन उस पिक्चर में इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी रुला सकती थी, अपना भाव समझा सकती थी। उस पिक्चर को दिखाने का उद्देश्य केवल यही था कि हमारे मन में भाव जागृत होता है। जैसे हम अलिया किसी वीर रस की पिक्चर देख रहे हैं तो हमारे मन में क्या? उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप स्वतः देश प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम किसी करुण पिक्चर को देख रहे हैं, करुण रस से संबंधित, तो हमारे मन में क्या है? अपने आप ही आंखों से आंसू आ जाएंगे, हृदय वितारक हो जाएगा, हृदय में विदीर्णता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के भाव आ सकते हैं। अब वो कहानी भी हो सकती है और चित्र भी हो सकता है, कोई कविता भी हो सकती है या कोई घटना भी हो सकती है। ये विभिन्न प्रकार के हैं। अब जैसे मान लिया, मैंने एक आपको, किसी बच्चे को याद होगा, एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा, उसने एक कार खरीदी थी। उसका नाम था ऑडी कार, जो बेहद महंगी थी। बहुत समय से उसने पैसे जोड़े, पैसे जोड़ने के बाद कार खरीद ली। घर में बेहद खुशी का माहौल था। सुनिए ध्यान से, खुशी का माहौल था। एक छोटी बेटी थी, एक प्यारी सी पत्नी और एक वो हस्बैंड उनके। अच्छी फैमिली थी। कार लेकर गए, खुशी का माहौल था, घर में मिठाइयाँ बांटी गई। बांटने के बाद क्या था, उसके लिए एक अच्छा सा कवर लाया, कवर डाल दिया उसके गाड़ी के ऊपर कि भाई अब कल से इसको लेकर के जाएंगे। घर में बेहद खुशी।
बच्चा बाहर खेलने गया, उसने गाड़ी के ऊपर कुछ खरोच कर दी। अब जैसे ही अगले दिन वो व्यक्ति अंदर से आए, गाड़ी पे कपड़ा मारने लगे, तो उसने देखा कि उस पे वो कुछ खरोच का निशान है। बच्चा भी वहीं था, उसने उसको लिखते हुए भी देख लिया था, मतलब कुछ उसने बना दिया उस पर। उसने उस बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी कार थी। उस थप्पड़ को लगने से वो लड़की हो बेहोश। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन भर्ती रही, आईसीयू में चले गए। आईसीयू में पता चला कुछ दिन बाद कि वो लड़की खत्म हो गई, उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, वो खत्म हो गई। और बेहद बेहद ऐसा जो माहौल खुशी का था वो किस में बदल गया? वेदना में बदल गया, दुख में बदल गया, शोक में बदल गया। अब घर पे लोगों का आना जाना रहा, काफी समय तक आना जाना रहा। 15-20 दिन हो गए। पत्नी ने कहा काफी समय हो गया, आप अपने ऑफिस चले जाइए। गए, फिर उन्होंने देखा, वो उसको कार से कपड़ा हटाया और उसको कपड़े से साफ करने लगे। जहां पर उस लड़की ने लिखा था, उस पर लिखा था आई लव यू पापा। वो छोटा बच्चा अपने मन के भाव उस समय प्रकट नहीं कर पाया। उसे नहीं पता था कि इतनी महंगी कार है। जैसे उसने पढ़ा, वो एकदम से पीछे गिर गया व्यक्ति और उसने अपना सर पीट लिया। काश वो उस लिखे हुए को पहले देख लेता। तो हम अपने मन के भाव कई बार कागज पर लिख करके भी प्रेषित कर सकते हैं, किसी से बातों से भी कर सकते हैं, किसी घटना से भी दे सकते हैं, किसी भी बहुत सारे माध्यम है। उससे एक भी ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या गाड़ी की कीमत उसके बच्चे से महंगी थी? असंभव था, लेकिन उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, उसका परिणाम था। तो ये जो घटनाएं हैं, कहानियां हैं, चित्र हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे सबक दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। ठीक है भाई, देखिए आप अपना